नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 22 यानी कि 22 करने वाले हैं और ये लेवल 2 का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 2 रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं लास्ट क्लास में यानी बीता हुआ जो कल है उसमें हमने जो क्लास की थी उसमें हमने लेवल 2 के अपने मॉक टेस्ट शुरू कर दिए थे। लेवल 2 के मॉक टेस्ट कराने का जो पर्पज है वो केवल पर्पज ये है कि आपको मैं बहुत अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस कराऊं जो कोई अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उससे क्या होगा, ये हम 10 से 15 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बना पाते हो, अगर ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ में अगर आप ये 15 मॉक टेस्ट की जो सीरीज़ आपकी चल रही है, जो मैं आपको लेवल 2 के मॉक टेस्ट कराऊंगा, इसमें अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन भी अगर इजीली बना पाते हो ना इस मॉक टेस्ट में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है यूपीएसआई का, उसमें आप बहुत आसानी से 40 क्वेश्चन बना पाओगे। हमारा टारगेट ये सीरीज कराने का केवल ये है कि आप विद इन टाइम भी क्वेश्चंस कर पाओ। हालांकि हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 100 में से 100 अंक का तो रहने ही वाला है, लेकिन साथ के साथ जो हमारा टारगेट ये भी रहने वाला है कि हम अपना जो मेन एग्ज़ाम है उसमें अपने मैथमेटिक्स का पोर्शन 40 क्वेश्चंस का जो पोर्शन हमारे पास है, इसको हम विद इन टाइम यानी कि 30 से 32 मिनट में इसको आसानी से कर पाएँ। ये टारगेट भी रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम बाउंड। अगर आप एग्ज़ाम को अगर आप एग्ज़ाम को टाइम बाउंडेशन के अंदर अगर सॉल्व कर पाते हो, उस टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हो जो टाइम आपको दिया गया है, तो आप ये समझ लेना कि आप लगभग लगभग 50 से 70% लोगों से ऊपर हो। क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले जो लोग होते हैं उसमें 50 से 60% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, जो अपना एग्ज़ाम पूरा कर ही नहीं पाते, जो अपना एग्ज़ाम पेपर पूरा कर ही नहीं पाते। तो हमारा टारगेट यही रहेगा। आप देखो, जो हमारा जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम है उसमें जो आपका मैथ्स का पोर्शन है वही कैलकुलेटिव है, मतलब टाइम जो लेगा वो वही पोर्शन लेगा। रीजनिंग भी आप बहुत आसानी से मॉक टेस्ट में भी 30 से 32 मिनट में 35 मिनट में कर पा रहे होंगे। अगर हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि अगर हम 60 से 70 मिनट के अंदर अपना मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व कर पाते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा चांसेस हो जाएगा कि हम अपना जो बाकी का पोर्शन है उसको 50 मिनट में धीरे धीरे सब चीज़ समझ के कर पाओ। क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है, आप वो क्वेश्चंस में गलत कर पाते हो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। तो हम इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, इन 15 मॉक टेस्ट के लेवल 2 के मॉक टेस्ट के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइम साइकिल को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। तो हमारा बस टारगेट यही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको और भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, जैसे इम्पोर्टेंट जीएस के नोट्स आपके पे जो मिल जाते हैं, ठीक है, स्टैटिक के जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे लगभग 247 250 के आसपास लोग हैं। आप वहाँ से ऐड हो सकते हो और आप इसकी पीडीएफ जो होगी, हमारी क्लास की पीडीएफ, वहीं पे आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम शुरू करते हैं अपना आज का मॉक टेस्ट। और आज के मॉक टेस्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो देखो आपके पास ये है। मॉक टेस्ट नंबर 22 का ये पहला क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी से छोटी संख्या में अंकों का योग बताना है जो 15, 18, 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 8 शेषफल देती है, और वह संख्या हमारी 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से जानते हो कि ये तरीका का क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक कॉन्फिडेंसली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए हो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप बिना मेरे कराए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है,
जो हमारे पास संख्याएं दी हुई है, हमें उस संख्याओं का क्या लेना होता है, हमें उस संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, क्योंकि एलसीएम ही केवल और मात्र एक ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएंगे। मतलब जिसको ये तीनों विभाजित कर देंगे तो इनका जो एलसीएम लेंगे हम, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 630। 630 एलसीएम इसलिए आएगा क्योंकि 42 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 15 बार जाएगा, 15 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो 42 बार जाएगा, और 18 से इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये कितनी बार, 35 बार जाएगा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो एलसीएम है वही संख्या है हमारे पास जो इस 15, 18 और 42 से डिवाइड हो सकती है। अगर 630 ये संख्या है तो इसका मतलब है कि जो भी संख्या हमारे पास होगी वो 630 के मल्टीपल में होगी, तभी तो हमारे पास ये संख्या जो आएगी, तभी तो हम इसको 15, 18 और 42 का डिविजिबिलिटी कह सकते हैं। लेकिन साथ में क्या है, साथ में हमें दिया हुआ है कि 8 इसमें शेषफल और बचना चाहिए, यानी जो भी संख्या होगी वो 630x + 8 के रूप में होगी। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन इसने दी हुई है कि ये संख्या हमारी 13 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब 13 से विभाजित को देख लो आप, 13 से विभाजित करेंगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या हमें दी हुई है इसको विभाजित करके देखते हैं। इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो यहाँ से हमारे पास, हमें पता है कि 624 क्या है, 624 हमारा 13 से बहुत आसानी से डिवाइड हो जाता है। 624 हमारे पास 13 से 58 बार डिवाइड हो जाता है। देखो 13 चौका 52, सॉरी 48 बार डिवाइड होता है। कितने, 48 बार डिवाइड होता है। 13 चौका 52 होते हैं और 13 अट्ठे 104 होते हैं। ये बहुत आसानी से आपके पास 48 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसमें 630 तो डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। यानी हमारे पास जो संख्या बचेगी 6x + के 8 बचेगी। ये संख्या हमें चेक करनी है कि ये संख्या हमारी 13 से कब डिवाइड होगी, x का मान हमें क्या रखना चाहिए जिससे ये संख्या हमारी किससे, 13 से डिवाइड हो जाए। तो x की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं 1। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो 6, 8, 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ये हमारी इससे डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। अगर x का मान मैं 2 रखता हूँ तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 और 8 20 आएगा, तो ये भी संख्या हमारी नहीं हो सकती। अगर x का मान मैं 3 रखता हूँ तो 6 × 18, 18 और 6 हो जाते हैं 26, यानी मैं कह सकता हूँ 6 × 3 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 8/13, यानी मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरे पास आ जाएगा 26/13। तो ये मेरी संख्या 13 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान हमारे पास आ जाएगा क्या, 3। तो x का मान 3 आ जाएगा, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 3 × 9 बन जाएगी, 3 × 6 18 हो जाएंगे, और साथ में हमें इसमें 8 भी ऐड करना है। तो आपको इसका डिजिट का सम बताना है। ये संख्या हमारे पास 1898 आ गई, इसका हमें डिजिट का सम बताना है। तो डिजिट का सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 26 हो जाएगा, आप बोलोगे 26 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा बी ऑप्शन। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है यह हमें बताना है। 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होगी यदि उनका एलसीएम 1 है। तो देखो एलसीएम 1 होने से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मतलब है सीधा सीधा वो मतलब होना चाहिए हमारा एचसीएफ से। अगर उनका एचसीएफ 1 है तो वो सहअभाज्य होंगी, और अगर सहअभाज्य होंगी तो दो संख्या अभाज्य हो सकती है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर एचसीएफ 1 होता तो हम इसका आंसर लगा सकते थे। 2 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाजित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी संख्या हमारे पास एलसीएम होगी वो हमारे एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होगी, तो ये बात बिल्कुल हमारी सही है। तीसरी बात क्या दी हुई है इन्होंने, 2 संख्याओं का एचसीएफ + एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक होता है। 2 संख्याओं का एचसीएफ जो होता है, दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है दोस्तों, क्या होता है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमारा, वो दोनों संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ भाजक है। नहीं, ये बात भी गलत है। तो ये बात भी हमारी गलत है, यानी हम क्या कह सकते हैं, इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। संख्याएं हमारे पास ये संख्या है पूर्णतः विभाजित है, ये हमें बताना किससे विभाजित है। तो सबसे पहले विभाजिता का नियम चेक करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, अगर ये संख्या मेरी 2 से विभाजित है तो इसका मतलब बाद की संख्या क्या 2 से विभाजित होनी चाहिए।
4 2 से विभाजित है, पूर्णतः 2 से विभाजित है, यानी कि 2 से तो विभाजित है हमारे पास। अब क्या चेक करना हमारे पास 11 से विभाजित है कि नहीं। तो 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजिता का नियम कहता है भैया जो अल्टरनेटिव नंबर होते हैं उन अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करो, ऐड करेंगे ये 10 आएगा, और जो दूसरे अल्टरनेटिव नंबर होते हैं उनको माइनस करो, माइनस करने के बाद या जो हमारे पास आना चाहिए या तो हमारे पास 11 का मल्टीपल आना चाहिए या हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हमारे पास 0 बन रहा है, तो 0 बराबर 0, यानी कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है। तो जो संख्या हमारी होगी ये संख्या हमारी पूर्णतः किससे विभाजित होगी? 2 और 11 से, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, और भी आप चेक करना चाहो तो और भी चेक कर सकते हो। देखो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि डिजिट का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। क्या डिजिट का सम 3 से विभाजित हो रहा है? देखो 3 तो कट रहा है, 6 और 2 ये भी कट रहा है, तो 7 4 11, 11 का मतलब होता है 2, यानी कि ये नहीं कटेगा 3 से, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित है, 4 से विभाजित का नियम कहता है कि बाद के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि 4 से भी नहीं होगा, और केवल 2 से नहीं होगा, 11 और 2 से होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन का, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड मास का नियम मैंने बताया था, आपको बोर्ड मास का नियम क्या करना है, बोर्ड मास के नियम से इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हमारे पास ये 10 है, इसको ब्रैकेट में ओपन कर देंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस के क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 माइनस ये कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 4 या 12, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 या 12 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं इसकी, तो क्या हो जाएंगे, 4 या 12 हो जाएंगे। एक सेकंड का समय देंगे बस। हाँ जी, तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा मेरे पास 12, और माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसकी देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ये ब्रैकेट ओपन करूँगा, भाग करूँगा तो 2 आएगा, 2 से 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये माइनस का है तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस के 20। आप इसको सोल्व कर लीजिए, जब आप इसको सोल्व करोगे 7 माइनस के कितना आएगा, ये माइनस के 8 आ जाएगा, और 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 होते हैं 15, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का, आप इसको भी ध्यान से समझेंगे, इसको भी आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 अट्ठे कितने होते हैं, 4 अट्ठे 32, नहीं पहले तो हमें इसकी डिवाइड करना है ना, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 आएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे माइनस के 16 आ जाएगा, और प्लस 3 या 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस के 1। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा माइनस के 1, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 45,360 है। यदि संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 36 है, तो एलसीएम बताना क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी बराबर क्या होता है, ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है 45,360। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, इसको हमें 36 मल्टीप्लाई कितना, एलसीएम हमें निकालना है, तो इसको डिवाइड करना। 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 चौक 36 आ जाएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45 हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, और 0 आ जाएगा। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 4 एकम 4 आ जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास यहाँ 1, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और 0 बराबर आ जाएगा आपका पास एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास 1260, यानी 1260 इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 7, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36 और 54 से बिल्कुल विभाजित है। आप मुझे बताइए, अगर कोई संख्या 54 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वो संख्या 9 से, और इसका मतलब वो संख्या 6 से विभाजित है, यानी वो संख्या 6 और 9 से दोनों से विभाजित है। अगर 36 की मैं बात करता हूँ तो वो संख्या मेरे पास 9 और 4 से विभाजित होगी। अगर मैं बात करता हूँ 24 की, तो वो संख्या मेरे पास 6 और 4 से विभाजित होगी।
इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल इजी है चेक करना, तो आप सबसे पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करिए। अगर आप 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, देखो ये संख्या 9 से विभाजित है, बिल्कुल है। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। ये संख्या 9 से विभाजित है, ये भी बिल्कुल है। ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। यानी ये दो संख्याएं हैं जो हमारी 9 से विभाजित हैं और दो संख्याएं हैं जो हमारी 9 से विभाजित नहीं है। सबसे पहले उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। यानी जो संख्या हमारी 3 से विभाजित, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से विभाजित होगी, और संख्या के बाद में अगर सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी ये दोनों संख्या जो है हमारे पास, ये दोनों संख्या हमारी 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। अब 4 से भी पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी बताओ? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास हो जाएगी ए। यानी ए ऑप्शन हमारे पास सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। अब ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित है, ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित है। 6 से विभाजित का नियम आप चेक करोगे तो कितना आएगा? 15 छक्का 90 हो जाएंगे। 15 छक्का नंबर 6 जंग 36। ये भी 15 6 से विभाजित है, 4 से भी विभाजित है। यानी ये दोनों संख्या हमारे पास 4 और 6 और 9 से विभाजित है। तो यानी कि हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 8। 4 घड़ियाँ एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, ठीक है। इसके बाद वे क्रम से 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। पहली बार वे कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगी? यानी पहले मिनट के बाद। अब क्या है कि वो संख्याएं क्या है, एक बार बज गई, उसके बाद वो कितनी मिनट के बाद एक साथ बजेंगी ये हमें बताना है। तो इन केस में क्या करते हैं, इन केस में हम लेते हैं हम लेते हैं एलसीएम। यानी 6, 8, 10 और 12 का हम लेते हैं दोस्तों एलसीएम। यानी जो इनका एलसीएम आएगा वही वो नंबर होगा जिस नंबर के बाद वो एक दूसरे के साथ बजेगी, यानी कि सेम समय पे बजेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आप देखोगे इसका एलसीएम जो आएगा आपके पास कितना आएगा, आप बोलो कितना एलसीएम आएगा? 60 नहीं आएगा, 60 दूनी 120 एलसीएम आ जाएगा। 120 से ये कट जाएगा आपका 20 बार, ठीक है। 8 से ये कट जाएगा 15 बार, 10 से ये कट जाएगा 12 बार, ये कट जाएगा 10 बार। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब 120 सेकंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। यानी कि वो घड़ियां जो है हमारी 2 मिनट के बाद बजेंगी। 2 मिनट के बाद बजेंगी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 9। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है? 55,12,248 है। तो हमें बताना पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी। ठीक है, हमें ये बताना है। आप मुझे बताइए, देखो आपको ध्यान से एक बात समझनी है। सबसे पहले संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हम इसमें सक्सेसिव लगा दें, क्योंकि नंबर तो एक ही है जनसंख्या का। अब जनसंख्या तो कांस्टेंट है, मतलब पहले तो कौन जनसंख्या कांस्टेंट होगी, उसमें तो बढ़ी होगी फिर कम होगी। यानी पहले क्या होगी? पहले 5% बढ़ी है, उसके बाद 4% कम हुई है, और 4 पंजे 20 माइनस के हो जाएगा 20। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बोलो? मैंने यहाँ पे क्या लगाया? मैंने यहाँ पे सक्सेसिव लगाया। सक्सेसिव लगाने के बाद यहाँ पे मेरा प्लस का 1 बचेगा और माइनस के 0.20 बचेगा। यानी मेरे पास ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल जो जनसंख्या आ रही है वो 0.80% बढ़ रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि पहले जनसंख्या कम होगी। तो पहले जनसंख्या अगर कम होगी तो मुझे बताइए आप, ये संख्या हो सकती है, ये जनसंख्या नहीं हो सकती। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या जनसंख्या 55,72,000 होगी? ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी ज़्यादा है। ज़्यादा से कम नहीं होगी, कम से ज़्यादा होगी। तो आपको ये दोनों चेक करने हैं, क्या आएगा देखो, ध्यान रखेंगे। जनसंख्या क्या हो रही है कि जनसंख्या एक 100% थी अपने आप में, और 100% के बाद कितनी बढ़ जाएगी? कितनी बढ़ जाएगी? 0.80% बढ़ जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ आपके पास 100.8% बढ़ने के बाद जो संख्या आ जाएगी मेरे पास, वो कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 55,12,248 आ जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर आप 100% की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो संख्या है हमारी, जो स्टार्टिंग में थी, उसका हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। तो जब आप इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे इससे, तो ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड होगा कितनी बार, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा हमारे पास 54,685 बार डिवाइड होगा। अब क्योंकि ये 1% की वैल्यू आ गई, हमें 100% की चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे भैया 100% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 54,68,500, 54,68,500, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 10। एक संख्या जो 16% बढ़ने के बाद इतनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी। आपको बताया गया है कि 16% बढ़ने के बाद संख्या कितनी हो जाती है, संख्या हो जाती है 1914। ये 16% बढ़ने के बाद होती है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि 116% की वैल्यू है। अगर ये 116% की वैल्यू है, हमें तो 100% की चाहिए, यानी कि हमें तो वो संख्या चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें वो संख्या चाहिए। तो आप मुझे बताइए 16% बढ़ने के बाद संख्या 900 कितनी हो जाती है, 1924। तो आप मुझे बताइए 116% की वैल्यू ये है। अगर 116% की वैल्यू ये है, तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या 16% 100% की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, इससे कम ही होगी। तो इससे ज़्यादा ये तो नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, है ना। अब हमें क्या निकालना है, 100% का मान निकालना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जाएगा 16.5 बार। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए। जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1650, यानी वो संख्या स्टार्टिंग में कितनी थी, संख्या वो आपके पास स्टार्टिंग में थी 1650। आपको बात समझ में आ गई बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। एक पोशाक का चिन्हित मूल्य क्या है, वो 2340 है, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है। अगर ड्रेस 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो पोशाक का अर्जित लाभ बताना कितना होगा। हमें लाभ बताना कितना होगा, यानी मैं कह सकता हूँ चिन्हित जो मूल्य है वो कितना है, चिन्हित मूल्य है उसका 2340। और ये जो चिन्हित मूल्य है दोस्तों, ये लागत मूल्य से 25% अधिक है। यानी मैं अगर कहना चाहूँ तो ये 125% की वैल्यू हो जाएगी। और हमें क्या निकालनी, हमें 100% की वैल्यू निकालनी। 100% की वैल्यू निकालने से ये हमारे पास सीपी निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 25 चौका 100 होते हैं और 25 पंजे 125 होते हैं। आप इसको 5 से डिवाइड करिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करो 4 से, 8 चौक 32 का 2 हो जाएगा, 4 छंग 24, 24 और 3 हो जाएगा आपके पास 27, 4 चौक 16, 16 और 2 आपके पास हो जाएगा कितना, 18। यानी मैं कह सकता हूँ 1872 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1872 मेरे पास सीपी आ जाएगा। इसने पूछा क्या गया है हमसे, लाभ पूछा गया है। अगर ड्रेस 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो पोशाक पर अर्जित लाभ बताना। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 10% निकाल दीजिए इसका 10% आप निकालोगे तो आप बताओगे कि भैया ये जो आपका लाभ आ जाएगा वो 187.2 आ जाएगा। 187.2 आपके पास प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इजी था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का एक सही 1/2/5 है। ये क्या लिखा हुआ है, 1/2/5, 1/2/5 है, तो लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। इसको मैं और इजीली फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि ये हो जाएगा 7/2, 7/5, माफी चाहूंगा दोस्तों, 7/5 कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अब इसने बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का 7/5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास एसपी, और ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों सीपी। अब आप मुझे बताइए एसपी कितना है, एसपी 7 है, और सीपी कितना है, सीपी है हमारे पास 5। एसपी कितना है, 7 है, और सीपी है हमारे पास 5। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, सीपी है हमारे पास 5 दोस्तों, ये हमारे पास एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। तो कितने रुपए का लाभ हुआ, आप बोलोगे भैया 2 रुपए का लाभ हुआ, और किस पे हुआ, आप बोलोगे भैया 5 पे हुआ, मल्टीप्लाई 100, यानी हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 40% का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास बी ऑप्शन।
इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 13। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 15% प्रति वर्ष से 3 साल के लिए 7200 रुपये हो जाता है, तो राशि बतानी कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर पाओगे। साधारण ब्याज 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने साल में, 3 साल में जो हो जाता है वो कितना हो जाता है। आप बोलोगे भैया 7200 हो जाता है। ये साधारण ब्याज का मान है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 3 पंजे 15 और 15 या 45, यानी मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 45% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 45% की वैल्यू 7200 है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 45% की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 45% की वैल्यू आपके पास 7200 हो जाएगी। अब अगर मैं इसका 2 गुना भी करता हूं तो 90% आएगा। 2 गुना अगर मैं इसका करता हूं तो 90% आएगा, और इसका अगर 2 गुना करता हूं तो 14,000 के आसपास आएगा। तो आप मुझे बताइए, मुझे तो 100% निकालना है, तो 2 गुना यानी कि 14,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो 14,000 से इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा कि 24,000 आ जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा कि 32,000 आ जाए, और इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा कि 38,000 आ जाए। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना, आंसर हो जाएगा हमारे पास 16,000। आप एक बार निकाल के देख लीजिए इसको। 100% की वैल्यू हमें चाहिएगी, तो 7200 की मल्टीप्लाई 7200 को डिवाइड करेंगे 45 से और मल्टीप्लाई कर देंगे आप 500 से। ठीक है, आप इसको 9 से काटेंगे 5 बार, आप इसको 9 से काटेंगे 8 बार, आप इसको 5 से काटेंगे कितना, 20 बार। तो 20 की मल्टीप्लाई जब आप 18 में करोगे तो 16,000 आपके पास सही उत्तर आएगा। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ए ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 14 नंबर। 8% पर एनम यानी कि वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में कोई राशि 2 गुनी हो जाएगी, ये बताना। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है आपके पास। कितना, हमें 2 गुनी राशि करनी है। अगर 2 गुनी राशि करनी है तो पी जितना ही हमें सी एस आई मिला होगा, हमारे पास एस आई भी पी होगा, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के बराबर होगा। तो हमारे पास जो हो जाएगा एस आई बराबर यानी कि पी बराबर पी इंटू आर कितना हो जाएगा 8%, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारे पास, हमें निकालना है टी, और हमारे पास जो राशि है वो 2 गुनी हो जाती है और 100 अपॉन में कर देंगे। ठीक है, तो पी से पी कर जाएगा, तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 12.5 साल। यानी कि 12.5 साल में वो संख्या जो होगी, वो राशि जो होगी अपने आप में कितनी हो जाएगी, अपने आप में हो जाएगी 2 गुनी, 8% ब्याज की दर से। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 8% की ब्याज की दर से एक राशि कितने वर्षों में खुद का 7/5 हो जाती है। अगर खुद का 7/5 हो रही है राशि, खुद का 7/5 हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब हो जाएगा कि 7 जो है, 7 जो हो जाएगा इसमें 7/5 हो रही है, यानी कि 7 जो हो जाएगी राशि मिल रही है, 5 पहले थी, तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा। आप बोलोगे भैया ब्याज मिलेगा इसमें 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 यूनिट, और मल्टीप्लाई कितना, आर कितना है 8% है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास T/100। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 2 से आप इसको काटोगे 4 बार जाएगा, यूनिट से यूनिट कर जाएगा, 4 20 हो जाएगा, तो टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 5। यानी कि 5 साल में वो राशि अपने आप की कितनी हो जाएगी, अपने आप की 7/5 गुना हो जाएगी। हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा ए ऑप्शन। आपको ये क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, हाँ थोड़े से ईजी क्वेश्चन है, आज मैंने थोड़े ईजी क्वेश्चन भी रखे हैं। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। मूलधन पर 2 साल के लिए सालाना 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो 7% प्रति वर्ष पर 3 साल के लिए इतना है, इतने का साधारण ब्याज देता है। इसने बोला है हमें मूलधन पर 2 साल के लिए सालाना 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो इसने बोला है कि 7% ब्याज दर है, और 7% पे 3 साल के लिए जो हमारे पास एसआई आता है, एसआई वो एसआई आता है हमारे पास 9,450। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 21% की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9,450। ये बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू यानी कि मूलधन का मान निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया इसको आप डिवाइड कर दीजिए 21 से। ठीक है, 21 चौक 84 होते हैं और 21 पंजे 105 होते हैं। 21 चौक 84, 21 पंजे 105, यानी मैं कह सकता हूँ जो 100% का मेरे पास मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे भैया 45,000 आ जाएगा। यानी 45,000 मेरे पास क्या है, 45,000 मेरे पास मूलधन है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है 7% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 साल का। ठीक है,
चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो आप क्या करोगे, आप 7 साल का सक्सेसिव लगा दो 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जब मैं 7 साल का सक्सेसिव लगाऊंगा तो 7 प्लस 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 7 49 यानी कि 0.49 हो जाएगा। मैं यहाँ से कह सकता हूँ 14.49 हमारे पास परसेंटेज ब्याज आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 45,000 का 14.49% अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे पास सही उत्तर आ जाएगा। ये कर जाएगा 2 जीरो। आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आपके पास CI निकल के आएगा कितना, वो आपके पास आएगा 6520.5। यानी मैं कह सकता हूँ आंसर जो हमारे पास आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था हमने वैसे वैसे क्वेश्चंस को करा और आसानी से हम अपना आंसर ले आए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 70 नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है, आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहना चाह रहा है दूसरे वर्ष के लिए धन की एक निश्चित राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1320 रुपये मिलता है दूसरे वर्ष के लिए, और तीसरे वर्ष के लिए क्या मिलता है, 1452 रुपये मिलता है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूलधन कितना था ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार समझेंगे, आप एक बार अच्छे से समझेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आप एक बार अच्छे से समझेंगे तो आप इसको कर पाओगे। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके पास, दूसरे वर्ष के अंत में, हम देखो सेकेंड ईयर की बात हो रही है, दूसरे वर्ष के अंत में क्या मिलता है, ब्याज जो मिलता है वो 1320 रुपये मिलता है, और तीसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है, वो मिलता है 1452 रुपये। तो एक वर्ष का अंतर है। क्या मैं यहाँ से एक वर्ष की परसेंटेज दर निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। यानी मैं कितना करूँगा, मैं 1452 में से 1320 को माइनस कर दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 1320 से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों 100% से। तो जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 132 बटे कितना हो जाएगा, 1320, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। यानी मैं कह सकता हूँ मेरे पास आंसर क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास आ गया 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया, ये बात आपको समझ में आ गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ गया, 10%। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे बताइए, देखो 2 चीज़ है यहाँ पे ध्यान रखने वाली। ये दूसरे साल का ब्याज है हमारे पास, 2 साल का ब्याज नहीं है। देखो क्या होता है, अगर मैं 10% का चक्रवृद्धि ब्याज निकालूं तो पहले साल तो यही रहेगा, और अगर मैं दूसरे साल का निकालूं, 2 साल का निकालता हूँ, दूसरे साल और 2 साल में अंतर है। अगर हम दूसरे साल का निकालते हैं तो अलग आएगा, अगर हम 2 साल का निकालते हैं तो 2 साल का हमारे पास 21% आएगा, 2 साल का। अगर मैं दूसरे साल का निकालता हूं तो मुझे पता है कि पहले साल कितना मिलता है, पहले साल 10% मिलता है, और दूसरे साल जो मिलता है, दूसरे साल मिलता है मुझे 11%, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। ब्याज पे क्या मिलता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो ये जो हमारे पास मान है, ये जो हमारे पास 1320 है, ये 1320 है हमारे पास 10% की 11% की वैल्यू। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1320 जो है मेरे पास दूसरे साल का ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज होता है 11%। और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, मुझे वैल्यू निकालनी 100% यानी कि मूलधन की। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा इससे डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, 1200 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सॉरी 12,000 जो हो जाएगा हमारे पास मूलधन हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास डी ऑप्शन। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत को चिन्हित करता है, जैसे कि 30% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य कितना है, 480 है, तो आपको बताना वस्तु का मूल्य कितना था, यानी कि आपको सीपी बताना कितना था। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझे बताइए 30% की छूट देता है, तो ध्यान से समझिए, 30% की छूट देता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 3/10 होती है भैया। यानी कि अगर 10 रुपये की वस्तु है, अगर 10 रुपये का एमपी है तो उसको बेचता कितने में है, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल देंगे। अगर 10 रुपये की वस्तु है उसको 7 रुपये में बेचता होगा, और यहाँ पे उसको 20% का लाभ भी मिल रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है।
यानी मैं कह सकता हूँ अगर 5 रुपये की वस्तु है तो वो उसे 6 रुपये में बेचता होगा। इतनी बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। ये 7 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, आप इस सब की मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 6 सत्ते कितना आ जाएगा 7 6 42 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 35। आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, आपको 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है दोस्तों, हमें दिया हुआ है 60 यूनिट का ब्याज। तो 60 यूनिट बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 60 यूनिट बराबर हमें दिया हुआ है 48, यानी कि 480। तो हमारे पास 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60 से इसको डिवाइड करो, 7 6 कितने होते हैं 8 संग 48 होते हैं, तो 35 का मान कितना हो जाएगा, हमें 35 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, हमें 35 की मल्टीप्लाई 8 से करनी पड़ेगी। तो 35 दूनी 70 और 7 चौक 28, यानी कि 280 आंसर आ जाएगा। 280 क्या आ जाएगा, 280 आंसर आ जाएगा। हमारे पास डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 19। एक व्यापारी कार की लागत मूल्य से 24% अधिक कीमत अंकित करता है। 24% अधिक कीमत अंकित करता है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि 100 रुपये का अगर उसका मान है। दूसरी बात समझो, इसमें 15% की छूट देने के बाद यदि छूट 2,23,000 है तो कार का लागत मूल्य बताना कितना होगा। आसान क्वेश्चन तो नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 15% की छूट दे रहा है, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ उसका लागत मूल्य कितना 100 रुपये है, अगर लागत मूल्य 100 रुपये है, उसने 24% बढ़ाया, 24% बढ़ाया, तो उसका जो MP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 124। अब उसने इस पर 15% की छूट दी, यानी कि इसका जो 15% का मान है, इसका जो 15% की छूट है, यानी कि इसका जो 15% की छूट है, ये इसकी जो 15% की वैल्यू है, वो जो वैल्यू है वो बराबर है आपके पास किसके, वो आपके पास बराबर है 22, यानी कि 2,23,200 के, ये बराबर है। आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ से आपको 1 का मान मिल जाएगा 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान निकालने के बाद आप 100 का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आसानी तरीके से कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो 15 से डिवाइड करके देखते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं, पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 20। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। 3 सत्ते 21 होते हैं, ठीक है, 3 चौक 12 होते हैं, और 3 चौक 12 हो जाएगा, और डबल जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको 24 से डिवाइड करता हूँ, देखो 124 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, किसको 744 को मैं क्या 124 से डिवाइड कर सकता हूँ, या आप एक काम करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 6, और ये आएगा 2, 62 आएगा। 62 से इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 62 ही कम 62 आ जाएगा, और 62 दूनी 124 आ जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ 1200 आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों, 1200 की 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारे पास आ जाएगा 12,000। अगर 1 यूनिट का मान 12,000 हो गया तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलो। 100 यूनिट जो हमारे पास लागत मूल्य है, 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 100 यूनिट का मान हो जाएगा हमारे पास 1,20,000। 1,20,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं 1 जीरो और लगेगा ना यहाँ पे, हाँ 1 जीरो और लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 लाख हो जाएगा, सॉरी ये 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 8:9 है। 9 वर्ष के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाता है, हो जाएगा। सी कोमा बी से, सी जो है बी से 30 वर्ष छोटा है, तो सी का वर्तमान मान बताना कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। देखो ए और बी की जो वर्तमान आयु है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है, उसका अनुपात है हमारे पास 8:9। मैं इसको मान लेता हूँ 8:9। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 8x इसकी आयु हो जाएगी और 9x इसकी आयु हो जाएगी, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने बोला 9 वर्ष के बाद की बात हो रही है, यानी कि 9 वर्ष इसमें ऐड होंगे और 9 वर्ष इसमें ऐड होंगे, और 9 वर्ष के बाद जो इनका रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 19:21। यहाँ से क्या मैं x की मान निकाल सकता हूँ, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। x का मान अगर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, आप 21 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 21 अट्ठे कितने होते हैं 168 होते हैं, 168 x आएगा, और प्लस 21 नम्मा कितने होते हैं 189 होते हैं, ठीक है। 189 और बराबर कितना हो जाए 19 नम्मा 171 होते हैं, और 19 नंबर कितने होते हैं 171,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इधर लेके जाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा और 1 बचेगा 18। इधर लेके आएंगे कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3x। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपके पास 6। x का मान आपके पास 6 हो जाएगा। इसने बोला है, ये वर्तमान आयु है, इसने बोला है कि c की वर्तमान आयु बतानी यदि c b से 3 वर्ष छोटा है। b की वर्तमान आयु निकालो आप। अगर मैं b की वर्तमान आयु की बात करता हूँ, किसकी, b की वर्तमान आयु, अगर मैं b की वर्तमान आयु की बात करता हूँ तो b की वर्तमान आयु कितनी है, 9 गुणा x, 9 गुणा 6, तो 9 गुणा 6 का मतलब हो जाएगा 54। अगर मैं c का मान करता हूँ, c की वर्तमान आयु की बात करता हूँ तो c की वर्तमान आयु से 3 वर्ष कम है, तो 54 माइनस के 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 51। 51 वर्ष आंसर आ जाएगा, यानी कि बी, सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। सी की आयु सी ही ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। ए प्रति घंटे 40 रुपये कमाता है और 12 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 60 रुपये कमाता है और 10 घंटे काम करता है। प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना कितना होगा। प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात बताना कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो प्रतिदिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, जो पैसे कमाता है उसकी मल्टीप्लाई उसके आवर से कर देंगे, यही तो होगा। बोलो कैसे होगा, आप बताओ, आप बोलो। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इस पे लेवल पे, ठीक है, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ जी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे, बहुत आसानी से इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे। अगर ये रेशियो की बात है तो हमें जो आंसर मिलेगा, 1 सेकंड का बस मुझे समय देंगे, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा गलत तो नहीं है, बस 1 सेकंड का समय देंगे। ए प्रतिदिन, ए प्रति घंटे 40 रुपये कमाता है, ठीक है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। ए प्रति घंटे 40 रुपये कमाता है और 12 घंटे काम करता है। बी प्रति घंटे 60 रुपये कमाता है और 10 घंटे काम करता है। तो आपको बताना है इसका आंसर, तो आसान है इसका आंसर, तो मैंने आपको बताया था कि रेशियो से ही करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 गुणा 12 से, ये 40 रुपये कमाता है और 12 घंटे काम करता है, क्यों, क्योंकि भाई प्रति घंटे 40 रुपये कमाता है और 12 घंटे काम करता है, टोटल पैसा इतना हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, ये 60 रुपये कमाता है प्रति घंटे और 10 घंटे काम करता है, तो इनके पैसे का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 10, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:5, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 4:5 इसका आंसर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास ए ऑप्शन होगा, 4:5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मिश्र धातु में क्या है, एक मिश्र धातु में 32% क्या है, तांबा है, 24% क्या है, निकिल है और बाकी क्या है, जस्ता है। 24% क्या है, निकिल है और बाकी क्या है, जस्ता है, ठीक है। जस्ता मतलब क्या होता है, जस्ते को कुछ भी मान लो, ब्रॉन्ज बोलते हैं शायद, हाँ। तो 12 किलो मिश्रण में कितना जस्ता होगा ये बताना, आसान क्वेश्चन है। देखो आप मुझे बताइए, 32% क्या है हमारे पास, कॉपर है, इनका आप रेशियो निकाल दीजिए, 32% कॉपर है और निकिल है हमारे पास कितना, निकिल है हमारे पास कितना, 24%। और जस्ता को मान लो जेड मान लीजिए, जस्ता कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा हमारे पास 44%, बचा हुआ तो 44% ही आएगा ना। देखो आप इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 28 और ये हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा 58, 58 और 44 होते हैं 100, तो 100% ही तो होगा सारा। तो आपको बताना है कितना, आपको बताना है जस्ता कितना होगा, आप इसका रेशियो निकाल दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 × 8 = 32 आ जाएगा और 4 × 6 = 24 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। आप इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा, ये बोलेंगे आप कितना हो जाएगा, 24 और तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 यूनिट आ जाएगा। अब इस 25 यूनिट का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे भैया 25 यूनिट का मान 12 किलो दिया हुआ है, हमें 11 यूनिट का मान चाहिए, 11 का। अगर 11 का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, 12/25 × 11 हो जाएगा। बोलो 12 × 25/11 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा ये हमारा आसानी से, सॉरी
11 हो जाएगा। तो 11 और 12 कितने होते हैं? 11 और 12 होते हैं हमारे पास 132। अब 132 बटे हो जाएगा 25, तो 25 पंजे 125 होते हैं, 5 से इसको काट सकते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, तो 5 दशमलव के आसपास आंसर आएगा, यानी कि 5.28। 5.28 हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास जस्ता हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है, ABC 3:4:5 के अनुपात में एक फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट में भागीदारी है। यदि वे 4% मुनाफे को आपातकालीन धन के रूप में सेट कर देते हैं, मतलब आपातकालीन इमरजेंसी के लिए 4% उन्होंने अपने प्रॉफिट का क्या कर दिया, अलग कर दिया, और शेष लाभ को साझा करते हैं, और बी के लाभ का हिस्सा 1,81,400 है। आपातकालीन निधि में अलग से निर्धारित किया गया लाभ बताना कितना होगा, ये बताना हमें। देखो ध्यान से समझेंगे, आप मुझे बताइए इनका जो हिस्सा है वो किस अनुपात में है। ये ए है हमारे पास, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। इनका जो हिस्सा है वो 3:4:5 के अनुपात में है। ये इनका लाभ का हिस्सा है, प्रॉफिट का रेशियो है इनका, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शेयरिंग है। आप मुझे बताइए, मैं मान लेता हूँ कि जो इनका टोटल प्रॉफिट है, मैं मान लेता हूँ टोटल प्रॉफिट जो होगा, इनका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, इनका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 100 यूनिट, हमने मान लिया। तो जो इमरजेंसी के लिए इन्होंने क्या किया, इमरजेंसी के लिए इन्होंने पैसा जो अर्जित किया वो 4 यूनिट किया होगा, क्योंकि इसका 4% किया होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो जो बचा हुआ लाभ होगा, जो बचा हुआ लाभ होगा वो कितना होगा, आप बोलोगे भैया वो बचा हुआ लाभ होगा, वो इनका लाभ होगा 96 यूनिट। आप मुझे बताइए इनका जो बचा हुआ लाभ होगा वो कितना होगा। रिमेनिंग जो आपके पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 96 यूनिट। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। कितना बचेगा, 96 यूनिट बचेगा, 96 यूनिट आपके पास बचेगा। ठीक है, इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ये बचेगा आपका हमारे पास 96 यूनिट। ठीक है, अब मुझे बताइए ये 96 यूनिट जो मेरे पास लाभ है, यही लाभ तो मेरा इस रेशियो में बटेगा। समझ में आ गई बात। तो आप इस रेशियो में इसको बांट दीजिए, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपके पास 12 यूनिट, और 12 यूनिट जो है आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो 96 के बराबर आ जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12×8 = 96 आ जाएगा, यानी कि 8 के बराबर आ जाएगा। आप इस सब की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 24 आ जाएगा, इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, और इसकी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। यानी अब जो इनका रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, इनके प्रॉफिट का रेशियो बन गया इस तरीके से। अब इसमें हमें दिया हुआ क्या है, इसमें हमें 32 यूनिट का मान दिया हुआ है, 32 यूनिट यानी कि बी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे 1,81,400 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, आपसे पूछा क्या गया, 1 यूनिट का यहाँ से आप मान निकालेंगे, 1 यूनिट का। जब 1 यूनिट का मान निकालेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 32, 1 यूनिट का क्यों, 4 यूनिट का मान निकाल दो ना डायरेक्ट, आपातकालीन पूछा गया हमसे, तो 4 यूनिट का मान निकाल दो। तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए हमें इससे 8 से मल्टीप्लाई करनी, डिवाइड करनी पड़ेगी। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा, ये इसको भी हम 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, और 00 हो जाएगा, यानी कि 22,800 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। ये बचेगा ना, देखो 8 दूनी 16 बचेगा कितना, 2, 8 दूनी 16 बचेगा कितना आपके पास, 2 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, कुछ गड़बड़ होगी क्या हमसे, ये 54 बचेगा ना, माफ़ी चाहूँगा। देखो 8 दूनी 16 और बचेगा आपके पास कितना, 2, तो 21 हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचेगा आपके पास 5, 8 ये हो जाएगा आपके पास 8 छंग 48, बचेगा आपके पास कितना, बचेगा आपके पास 60, तो 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, ये आपके पास आ जाएगा। यानी कि जो इमरजेंसी फंड आपके पास था, इमरजेंसी फंड आपके पास था वो कितना था, वो था आपके पास 22,675 रुपये आपने इमरजेंसी के तौर पे बचाए थे। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से पढ़ेंगे। एक पारी में 73, 76, 20 और 5, 7, 73, 75 और 7, 5 में से 4 पारियां में रन बनाता है, यानी कि 5 पारी है, एक पारी में कितना, इतना रन बनाता है। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए, ताकि उसका जो 5 पारियों का एवरेज होना चाहिए वो 55 होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें डेविएशन लगा दो या तो,
या तो आप डेविएशन लगा दो, देखो डेविएशन से बताता हूँ कैसे। देखो 73 है और 76 है और 20 है और 7 है और आपके पास मान लीजिए x है। इस x का मान आपको निकालना है, इसका डेविएशन आप लगा दीजिए। 55 क्या है, 55 है हमारे पास एवरेज, 55 एवरेज हमें लाना है, तो x का मान क्या होना चाहिए। देखो ये 55 से कितना ज़्यादा है, आप बताएंगे कितना ज़्यादा है, 13 में से 8 जाएंगे 18 ज़्यादा है। ये 55 से कितना ज़्यादा है, आप बोलोगे भैया 21 ज़्यादा है। ये 55 से कितना कम है, आप बोलोगे भैया 35 कम है, ये माइनस के 35 है। और ये कितना कम है, बोलो ये कितना कम है, बोलो कितना कम है। आप बोलोगे भैया ये जो कम है ना हमारे पास, ये कितना कम है, ये हमारे पास है दोस्तों, ये हमारे पास है 48 कम, माइनस के है 48। तो x का मान क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। तो देखो आपको x का मान क्या लाना चाहिए ताकि हमारा एवरेज 25 बन जाए। तो क्या क्या करना चाहिए, देखो आप इसका डेविएशन निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 9 और 39, 39 प्लस के हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा आपके पास 35 और माइनस के आपके पास हो जाएगा 48। ठीक है, ये कितना डेविएशन आ गया आपके पास 4, 48, ये आ जाएगा माइनस के 44। यानी कि माइनस के 44 तो आपको पूरा करना है और साथ में 55 आपको रन बनाने हैं। तो 55 और 44 कितना हो जाएगा, 55 और 44 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 44 प्लस के 55 कितना हो जाएगा 99। यानी कि अगली पारी में आपको 99 रन बनाने पड़ेंगे ताकि आपको जाके औसतन कितने रन हो जाएंगे 55। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 26। एक दुकान से 600 ग्राम, एक दुकान से 750 ग्राम, एक दुकान से 1.1 किलोग्राम, 2.3 किलोग्राम और 800 ग्राम दाल खरीदी। ठीक है, पैक्स का औसत वजन कितना होगा ये बताना। आप बता सकते हो पैकेट का औसत वजन आराम से, ये हो जाएगा 600 ग्राम, ये हो जाएगा प्लस के 750 ग्राम और ये कितना हो जाएगा 1100 ग्राम हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2300 ग्राम हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 800 ग्राम। आप इन सबको ऐड करने के बाद किससे 5 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एवरेज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 27। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 27 मेरे पास। 27 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ए बी सी की क्षमता क्या है, 2:5:7 के अनुपात में एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम करते थे। ए अकेले इस काम का 30% कितने दिनों में करेगा। देखो क्षमता कितनी है, 2 है, प्लस 5 क्षमता है, प्लस 7 क्षमता है। एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम करके 10 दिनों में काम कर दे, टोटल काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल वर्क, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क देखो 7 5 12 कितना हो जाएगा 14, 14 दूनी 140 हो जाएगा। अब इस 140 का कितने 140 का 30% हमें कराना है, तो 140 का 30% कितना होता है 14 या 42 हो जाता है। यानी कि हमें 42 काम कराना है और किससे कराना है, हमें कराना है एक से। तो एक का क्षमता कितनी है, एक की क्षमता 2 है, तो कितने दिनों में होगा, आप बोलोगे 21 दिनों में होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 21। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 28। ए बी सी की क्षमताएं कितनी है, 5:6:8 के अनुपात में है। बे 120 घंटे में इस काम को पूरा कर सकते हैं, कितने घंटे में बी अकेले 40% काम करेगा। होमवर्क के तौर पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। पाइप ए और बी क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी 24 घंटे में पूरा टैंक खाली कर देता है। एक पाइप ए है, एक पाइप हमारे पास बी है और एक पाइप हमारे पास सी है। ठीक है दोस्तों, ये कितने घंटे में भर रहा है पाइप को, ये 12 घंटे में भर रहा है। ये कितने घंटे में 16 घंटे में खाली कर रहा है, ये 24 घंटे में क्या कर रहा है माइनस कर रहा है, 24 घंटे में भर रहा है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप क्षमता ले लीजिए उसकी 48, यानी कि 48 लीटर का टैंक है, 12 घंटे में भरेगा तो यानी कि इसको 4 घंटे पर हिसाब से करना पड़ेगा। 16 × 48 इसको 3 घंटे 3 लीटर पर घंटे के हिसाब से करना पड़ेगा और ये माइनस के 2 घंटे के हिसाब से खाली कर रहा है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो 4 और 3 7, 7 में से 2 के कितने बचेंगे, 5 बचेगा। यानी कि 5 की क्षमता से 4 दिन तक काम हो रहा है, 4 घंटे तक। तो कितना काम हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 20 काम हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा, यानी कि 20 लीटर टैंक भर जाएगा। तो टैंक बचेगा कितना, 28 लीटर बचेगा। अब ए पाइप बंद हो जाता है, ए पाइप बंद हो जाता है तो अब कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, तो आप मुझे बताइए। 3 क्षमता बची और माइनस के 2 क्षमता बची, क्षमता कितनी बची, 1 बची। तो 1 क्षमता से कितना काम हो रहा है, 1 क्षमता से 28/1 तो कितने दिन में होगा, आप बोलोगे 28 दिन में ही होगा, 28 दिन में ही काम होगा। इसने क्या पूछा है हमसे, शुरुआत में कितने घंटे में टैंक भर जाएगा, शुरुआत से मतलब टोटल पूछा ना, टोटल। तो टोटल बताना हमें, टोटल कितना होगा, टोटल टाइम जो होगा हमारे पास, टोटल टाइम
टोटल टाइम जो हमारे पास लगेगा वो कितना लगेगा, 28 घंटे ये है और प्लस के 4 घंटे स्टार्टिंग में, तो 28 चार कितने होते हैं, 32 घंटे। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए और बी है, एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। आप एक बार क्वेश्चन को इसको पढ़ो और एक बार करने की आसानी से क्वेश्चन करो। हाँ जी, तो आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आसानी से और इसको करने की कोशिश करो। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, ए और बी एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। ए और बी क्या है, एक बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की जो माप है क्रम से 72 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है, यानी कि ए जो रखता है वो 72 सेंटीमीटर का एक कदम रखता है और बी जो रखता है वो 84 सेंटीमीटर का एक कदम रखता है। वे न्यूनतम कितनी दूरी तक प्रति एक के द्वारा चले गए कदमों की संख्या एक समान होगा। इनका कहने का मतलब है वे न्यूनतम कितनी दूरी चले ताकि प्रत्येक द्वारा चले गए कदमों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आसान भी है और आसान नहीं भी है। आप इसको ध्यान से समझेंगे। आप इसके कदमों की संख्या बतानी है और कदमों की संख्या सेम होनी चाहिए, ताकि आपको बताना है कि जो आपको ये बताना है कि न्यूनतम कितने कदम वे चलने चाहिए, उनको कितने कदम उनको चलने चाहिए, ताकि वे क्या करें, ताकि उनके कदमों की संख्या क्या होगी, समान हो। वे न्यूनतम कितनी दूरी तय करेंगे ताकि उनके कदमों की संख्या समान होगी। आप मुझे बताइए, समान होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। भाई कदम बताने हैं तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे इसका एलसीएम लेंगे तो भैया कितना आएगा, 504 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 504 सेंटीमीटर। तो 504 सेंटीमीटर उनको चलना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेंगे, उनके कदम बराबर होंगे। क्यों आप देख लीजिए, आप इसको 72 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, बोलो। आप इसको 72 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, बोलो भाई। 7 बार कट जाएगा ना, 7 7 49, 7 दूनी 14। और ये कितनी बार कट जाएगा, ये बोलो कितनी बार कटेगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा आपका, 6 बार कट जाएगा। तो यानी कि इसमें 7 कदम चलेगा, इसमें 6 कदम चलेगा। अब कदम क्या है दोस्तों, कदम समान है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करी जाए, प्रत्येक द्वारा चले गए कदमों की संख्या एक समान हो। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 504 मीटर 4 सेंटीमीटर। अब इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में आ जाएगा आपके पास 5.04 मीटर। यानी कि उनको 5.04 मीटर चलना पड़ेगा, तब जाके उनके कदम समान आएंगे। आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 31। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 24 मिनट में अपने घर से स्कूल पैदल पहुंचती है और वापस में वह दूरी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। साइकिल से वापस आने में समय कितना लगेगा। देखो, 5 घंटे प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है और 24 मिनट उसको लग रहे हैं, तो 24 बटे कितने मिनट लगेंगे, 60 मिनट लगेंगे। तो ये इसकी कुल दूरी हो जाएगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 से काटेंगे कितनी बार, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 से काट देंगे कितने आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर आ जाएगा। अब इस 2 किलोमीटर को आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटे से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई कर देना 60 मिनट से, क्योंकि हमें मिनट में चेंज करना है। तो 2 से काटेंगे 4 बार आएगा, 4 से काटेंगे 15 बार आएगा, यानी कि 15 मिनट में आ जाएगी। 15 मिनट में क्या हो जाएगी, 15 मिनट में वापस आ जाएगी, यानी कि ये ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। एक लड़का अपने घर से पार्क तक 500 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है और 7 मिनट में वापस आता है। उसकी औसत चाल बतानी कितनी होगी। देखो, 500 मीटर की दूरी क्या है, 500 मीटर की दूरी और प्लस फिर 500 मीटर की दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगेगा। उसको 500 मीटर तो जाने में लगेगा, 500 मीटर आने में लगेगा। 5 मिनट जाने में लगी और 5 मिनट आने में। 5 और 7 कितने होते हैं, 5 + 5, 5 + 7,
तो मिनट आ जाएगी ये। हमें क्या बताना है, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना। तो ये हमारे पास 1 किलोमीटर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट को मुझे कितने में चेंज करना है, 12 मिनट को मुझे चेंज करना है दोस्तों घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60/12। 60/12 का मतलब हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33। शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि इसे धारा की दिशा में जाने की तुलना से वापस के विपरीत जाने में 4 गुना समय लगता है, तो धारा की गति बतानी कितनी होगी। क्या कर सकते हो आप इसको आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो आपका ये होमवर्क के तौर पे आंसर हो गया। आपको इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर आ गया आपके पास 6। आपको बताना है x की पावर 3 माइनस के 1/x की पावर 3 का मान। आप यहाँ से निकाल देंगे बहुत आसानी से, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 कितना हो जाएगा, 6 का घन कितना हो जाएगा 216, और प्लस हो जाएगा 6 18, 18 ऐड कर देंगे तो कितना आंसर आएगा। आप बोलोगे भैया 234 आंसर आएगा। आप जानते होंगे ये फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर x माइनस 1/x बराबर कितना हो, x माइनस 1/x बराबर n हो, तो x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का फॉर्मूला होता है n की पावर 3 प्लस के 3n। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 35। ध्यान से एक बार समझेंगे क्वेश्चन को और करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था मैंने आपको कल। मैं एक ही फॉर्मेट का आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये फॉर्मेट लर्न करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में कई बार आया है। अगर ये हमें दिया हुआ है तो क्या होगा, a प्लस के b प्लस के c बराबर 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। आपको इस फॉर्मेट में, आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या रखना है, इसके वैल्यू रख देनी है, ए बी सी हम मान लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c बराबर आपका 0। आप इस फॉर्मेट में इसको रखेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, x का आंसर निकल के आ जाएगा। आपको बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे है। एक बता देता हूँ, चलो ये वाला बता देता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b, इसको मान लेता हूँ c। ये हमारे पास क्या फॉर्मेट बन रहा है, आप बोलोगे a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 3ab, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है a प्लस के b प्लस के c बराबर होता है आपके पास 0, ठीक है। अब मुझे बताइए a, अगर ये मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस के 3, यानी कि ये a का मान बन जाएगा, ये b हो जाएगा हमारे पास, ये c हो जाएगा। बिल्कुल सेम फॉर्मेट हमारे पास फॉलो हो रहा है। तो आप क्या कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे, एक्स माइनस के 3 प्लस 2x माइनस के 5 प्लस x माइनस के 4 बराबर आपके पास आ जाएगा 0। यहाँ से आपके पास 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा आपके पास कितना 9, 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 12। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपके पास 3। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 37। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मेंसुरेशन का हमारे पास क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी मैंने इसमें रखे हैं। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो ध्यान से समझेंगे तो आप इसको कर पाओगे। वर्गाकार कमरे के फर्श का परिमिति कितनी है। परिमिति का मतलब होता है परिमापी, समझो एक तरीके से आप परिमापी, आप एक तरीके से इसको समझो, ठीक है। एक वर्गाकार कमरे का जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें दोस्तों कितना, वो दिया हुआ है हमें 230 मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमको 230 मीटर। और कमरे की ऊंचाई 5 मीटर है। 2.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवार पर रंगाई करवाने पर कितना खर्च होगा, ये बताना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, कमरे की अगर मुझे दीवार पर रंगाई करानी है तो इसका मतलब क्या है, उसका क्या निकालना पड़ेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कमरे का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, अंदर का सरफेस एरिया। अब कमरा क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, यानी कि घनाभ होता है। तो घनाभ का जो कर्व सरफेस एरिया वो होता है, वो कितना होता है, वो कितना होता है बोलो, वो कितना होता है, उसके जो बेस है उसके बेस का परिमाप और मल्टीप्लाई हाइट होता है। मैंने आपको बताया है कई बार। और बेस का परिमाप ही तो इसको बोलते हैं, ये बेस का परिमाप ही तो है।
तो हमें क्या चाहिए, हमें क्यूबॉइड का, क्योंकि क्यूबॉइड होता है कमरा एक, हमें क्या चाहिए, क्यूबॉइड का क्या बताना, हमें कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया हमें बताना। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे भैया क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ, वो होता है आपके पास पेरीमीटर ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ बेस दिया हुआ है 230 और मल्टीप्लाई हाइट कितनी दी हुई है 5। तो क्यूबॉइड का इसका कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 23 पंजे कितने होते हैं, 23 पंजे होते हैं भैया 115, तो 115 का मतलब हो जाएगा 1150। तो 1150 रुपये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। और कितने रुपए ले रहा है, कितने रुपए, 7.50 रुपये ले रहा है प्रति क्षेत्रफल के। तो आप इसका पैसा निकालने के लिए जब करोगे, पैसा निकालोगे कितना आएगा, 1150 की मल्टीप्लाई आप 7.50 से करोगे, तो जो आंसर आपके पास निकल के आएगा, वो आंसर आपके पास निकल के आएगा दोस्तों कितना, वो आंसर निकल के आएगा आपके पास 8625, 8625, 8625 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ सी आंसर आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है, किसी चतुर्भुज के एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, विपरीत सिरों से लंब की लंबाई 7.5 और 8.6 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना क्या। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब मेंसुरेशन 2D कराया था। ये एक चतुर्भुज है जो बिल्कुल भी चतुर्भुज नहीं लग रहा था, ये आपके पास एक चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण क्या है, वो विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर का इसके पास विकर्ण है, 40 सेंटीमीटर का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका जो एक लंब है, इससे सॉरी एक इसका सिरा है, मैं इसको मान लेता हूँ ए बी सी और डी मान लेता हूँ। इसके एक सिरे से कितना डल रहा है, लंब इस पर डल रहा है, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक लंब इसका यहाँ डल रहा है, तो इसकी जो लंबाई दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है दोस्तों 8.6 मीटर। आप इतनी बात समझ पा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको इसका क्या निकालना, आपको इसका एरिया निकालना। तो एरिया अगर जब आप निकालोगे, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको क्या कराया था, जब मैंने आपको मेंसुरेशन कराई थी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइडल बन जाएगा आपका एक, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपका एक क्वाड्रिलेटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर का फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया बराबर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा सम ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सम ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा भैया 7.5 प्लस 8.6 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डायगोनल से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11, यानी कि 1 आएगा, 8 8 16, 16.1 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 20 से, तो 16.1 की मल्टीप्लाई 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा आपके पास इतना। आपके पास आंसर जो आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 322 इसका आ जाएगा आपके पास क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, यदि त्रिभुज का परिमाप कितना है 24 है, तो इसमें सबसे इसका क्षेत्रफल बताना कितना होगा। देखो आसानी से समझेंगे एक बार इसको। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 3x मान लीजिए, एक 4x मान लीजिए और ये मान लीजिए 5x। अब परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपके पास 24 के। तो 12x का मान आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, इसकी भुजाएं हो जाएंगी आपके पास, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी दोस्तों 8 और ये हो जाएगी आपके पास 10। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप मुझे बताइए ये एक ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप बोलोगे भैया हाँ ट्रिपलेट बन रहा है, तो ट्रिपलेट बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसका जो आधार है वो 8 सेंटीमीटर है, इसका जो लंब है वो 6 सेंटीमीटर, इसका कर्ण है इसका 10 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया बताना, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू लंब, तो 6 गुणा 8 हो जाएगा, तो 6 गुणा 8 हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार इसको समझेंगे, ध्यान से इसको एक बार समझेंगे। इसने बोला है यदि एक समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है, एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 10√3 है,
तो हमें क्षेत्रफल बताना कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। आपको हाइट मैंने बताई थी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, हाइट बराबर होती है उसकी √3/2a। √3/2a होती है हाइट। अब ये बराबर किसके है, ये बराबर है आपके पास 10√3 के। 10√3 के बराबर, तो यहाँ से a का मान आप निकाल सकते हो बहुत आसानी से, 20 आ जाएगा। a बराबर 20 आ जाएगा। अब अगर a बराबर 20 आ जाएगा तो आप मुझे बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। आप बोलोगे भैया इसका एरिया होता है √3/4a²। √3/4a² होता है, यानी कि ये 400 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ 100√3 आ जाएगा। 100√3 क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास, ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आपको अगर टेलीग्राम से जुड़ना है तो आपका ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी और साथ में आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, कैसी लगी आपको क्लास, कितने आपके 40 में से क्वेश्चन बने हैं, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। लेवल आज थोड़ा सा ईजी था, मुझे भी लगा कि थोड़ा सा लेवल ईजी है, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि थोड़े अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन आपको रखूँगा, क्योंकि हम अगर लेवल 2 चला रहे हैं तो इसका मतलब लेवल 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।